दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्टोरिकल इवेंट्स यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम चोल प्रशासन के विषय में जानकारी देने वाले हैं। ये प्रश्न एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, अतः इसलिए हम इसके बारे में आज आपको बताएंगे। इससे पहले कि हम चोल प्रशासन के विषय में बात करें, सबसे पहले हम चोल वंश के विषय में बताना चाहेंगे। चोल वंश दक्षिण भारत का लोकप्रिय वंश था। प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के अंतिम समय से इसका प्रमाण मिलता है। चोल वंश तमिलनाडु कर्नाटक वाले क्षेत्र पर स्थापित था और अशोक के दूसरे और 12वें शिलालेख से चोलों के विषय में आरंभिक जानकारी मिलती है। चोल मुखिया और राजाओं के नाम हमें तमिल संगम साहित्य से भी मिलते हैं। इनका आधार कावेरी घाटी पे केंद्रित था। उरैयूर और पुहार इसके महत्वपूर्ण नगर थे। दूसरी शताब्दी ईस्वी में कारिकल चोल नामक शासक के विषय में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। विजयालय के नेतृत्व में चोल वंश की ऑफिशियल तरीके से स्थापना होती है। पांडवों और पल्लवों के संघर्ष का लाभ उठाकर विजयालय ने तंजौर पर नियंत्रण कर लिया था और विजयालय ने तंजौर में मंदिर का निर्माण करके जो है सत्ता पर स्थापित हुआ। इसके बाद राजराज प्रथम लगभग 985 से 1014 ईस्वी ने व्यवस्थित चोल साम्राज्य का निर्माण किया। इसने राष्ट्रकूटों से अपने खोए प्रदेश वापस लेकर चोल साम्राज्य को मजबूती प्रदान करी। अब हम महत्वपूर्ण चोल शासकों के बारे में बताना चाहेंगे। मैं केवल इनके नाम बताना चाहूँगा, जैसे कि परांतक प्रथम, इसने 907 से 955 ईस्वी तक शासन किया। राजराज प्रथम 985 से 1014 ईस्वी तक शासन किया। राजेंद्र चोल 1012 से 1044 ईस्वी तक शासन किया। कुलोत्तुंग प्रथम ने इसने 1070 से 1120 ईस्वी तक शासन किया। इसके अलावा चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था और जिसने 1246 से 1279 ईस्वी तक जो है शासन किया। तो इस प्रकार एक मोटे तौर पर मैंने जो है चोल वंश के बारे में आपको जानकारी दी है और अब हम चोल प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। चोलकालीन प्रशासन में राजा की स्थिति सर्वोच्च थी। वह मंत्री परिषद व महत्वपूर्ण अधिकारियों की सलाह पर राज्य को संभालता था। अभिलेख बताते हैं कि चोल प्रशासन उच्च रूप से व्यवस्थित था। सम्राट के मौखिक आदेश को शाही तथा निजी सचिव द्वारा तैयार किया जाता था। शासन के वंशानुगत अधिकार को कई बार राजा की व्यक्तिगत पसंद द्वारा बदल भी दिया जाता था। मतलब ये उत्तराधिकार का नियम था। ज़रूरी नहीं है कि बड़ा पुत्र जो है वही राजा करेगा, उसमें चेंजेस भी हो सकते थे। कभी कभी छोटे युवराज व राजकुमार को बड़े की अपेक्षा ज़्यादा महत्व दिया जाता था। राजकुमारों को भी प्रशासन का अनुभव होता था, चाहे युद्ध हो या शांति का समय। ये राज्य के मामले में सक्रिय रूप से शामिल होते थे। राजतंत्र के निरंकुशवाद को मंत्री परिषद और व्यवस्थित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समर्थन दिया जाता था। प्रत्येक विभाग का सदस्य राजा के संपर्क में होता था और कई बार उसको राजा द्वारा परामर्श दिया जाता था। प्रशासन की कुशलता को जांचने के लिए कई बार शाही दौरे किए जाते थे और अधिकारियों को भूमिदान व पदवी आदि भी प्रदान की जाती थी। उच्च अधिकारियों को पिंदरम कहा जाता था और निम्न स्तर के अधिकारियों को सिरुतरम के नाम से जाना जाता था। प्रशासनिक कार्यों में सैनिक तथा व्यापार की गतिशीलता बनाए रखने के लिए साम्राज्य द्वारा सड़कों का निर्माण किया जाता था। राज्य का राजस्व मुख्यतः भूमि से प्राप्त किया जाता था। यह ग्राम सभा द्वारा नगद और अन्य रूपों में लिया जाता था। भूमि का मालिकाना व्यक्तिगत के अलावा सामूहिक रूप से भी देखने को मिलता है।
भूमि के विभिन्न प्रकार के मालिकाने में कृषक भूस्वामित्व भी शामिल था। कावेरी तथा अन्य नदियों के पानी को बेहतर तरीके से प्रयोग के लिए बड़े तालाबों का निर्माण कराया गया था। गांव की सभाएं तालाबों की देखरेख का कार्य करती थी तथा ये जंगलों व खराब भूमि को भी सुधारने का प्रयास करती थी। राजराज प्रथम के समय राज्य की राजस्व की मांग कुल उत्पादन का 1/3 हो गई थी। यह अनुपात विस्तृत भूमि सर्वेक्षण करके किया गया था। भूमि के वर्गीकरण का समय समय पर मूल्यांकन किया जाता था और भू राजस्व के आकलन की भी निरंतर समीक्षा की जाती थी। राज्य की आय के अन्य स्रोत सीमा शुल्क व चुंगी तथा खदान, जंगल व नमक के क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न व्यवसाय पर लगने वाले टैक्स थे। भू राजस्व या कर न देने पर भूमि को बेच दिया जाता था, लेकिन मंदिर की भूमि को नहीं बेचने के प्रमाण हमें मिलते हैं। राजा, राजदरबार, सेना, नौसेना, नागरिक प्रशासन, कर्मचारी, सड़क, सिंचाई, तालाब, मंदिर के पास के मार्गों तथा धार्मिक विन्यास पर ही राज्य का खर्च होता था। सेना के 3 अंग थे: हाथी, घोड़ा व पैदल सैनिक। लेकिन हमें कुल 70 रेजिमेंट्स के प्रमाण मिलते हैं जिनको शाही नामों से जाना जाता था। सेना द्वारा समाज के दैनिक जीवन में भी भाग लेने के प्रमाण मिलते हैं। इनके द्वारा मंदिरों को भी अनुदान इत्यादि दिया जाता था। सेना के प्रशिक्षण, अनुशासन और छावनी पे बल दिया जाता था। केरल क्षेत्र से सेना भर्ती का प्रमाण हमें मिलता है। हाथियों के सैन्य दल की संख्या 60,000 थी और संपूर्ण सेना की संख्या 1,50,000 थी। यह मुख्यतः किक्कोल मीन्स मजबूत बाजुओं से सक्षम पुरुष अथवा सम्राट के अंगरक्षकों से समृद्ध थी, जो प्रभुता की रक्षा हेतु अपने जीवन को त्याग देते थे। घुड़सवार सेना को मजबूती देने के लिए बड़ी मात्रा में अरबी सेना को बुलाया गया था, किंतु इनमें से अधिकांश खराब देखभाल के कारण जल्द ही मर गए। अरबी सेना या अरबी घोड़े की यहाँ पे चर्चा है। इसके अलावा अधिकांश सेना का नेतृत्व शासक द्वारा किया जाता था। राजादित्य व राजाधिराज जैसे शासक तक्कोलम तथा कुप्पम जैसे युद्ध के मैदान में मारे गए थे। सेना का कमांडर सेनापति अधिकांशतः ब्राह्मण या समाज के उच्च वर्ग से होता था, जिसे नायक, सेनापति तथा महादंड नायक के नाम से जाना जाता था। राजराज्य तथा इसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल के दौरान चोलों की नौसैनिक शक्ति का भी विकास हमें देखने को मिलता है। इनके द्वारा न केवल कोरोमंडल तट और मालाबार तट पर नियंत्रण किया गया, बल्कि इन्होंने बंगाल की खाड़ी पर भी नियंत्रण कर लिया था। चोलों की नौसैनिक शक्ति से जुड़े आंकड़े पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं, जिसके कारण इसकी अधिक जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि व्यापारी सामंतों द्वारा सैनिकों की आपूर्ति की जाती थी और चोलों की नौसैनिक लड़ाई मात्र ज़मीनी युद्ध था, जो कि जहाज़ों की छतों पे लड़ा गया था। अब हम चोल सभा तथा असेंबली की बात करते हैं। चोल साम्राज्य में गांव ही समाज तथा राजतंत्र की प्राथमिक इकाई था। बर्टनस्टीन का विचार है कि गाँव के आत्मनिर्भर इकाई का विचार मिथक लगता है। गाँव के समूहों से बड़ी इकाई नाडु का निर्माण किया जाता था। 10वीं तथा 11वीं शताब्दी के चोल अभिलेखों से पता चलता है कि ग्राम प्रशासन, जिसमें सरल वर्ग के लोग थे, वह अब धीरे धीरे विस्तृत तथा जटिल समिति तथा अधिकारियों का रूप ले रहे थे। अभिलेखों से हमें 3 प्रकार के सभाओं का पता चलता है, जिनकी स्थानीय प्रशासन में नियमित भूमिका थी। चोल प्रशासन में ग्रामीण असेंबली की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये 3 जो सभाएं हैं इस प्रकार थी: पुर,
सभा, महासभा और या नगरम। उर के बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं कि ये उर क्या थी। उर जो है एक सामान्य प्रकार की ग्राम सभा थी और जो लोग स्थानीय सभा की सदस्यता के दावेदार होते थे उन सभी वर्गों के पास भूमि का मालिकाना होता था। उर में कर देने वाली स्थानीय कृषक जनसंख्या शामिल होती थी। अब हम बात करते हैं सभा या महासभा क्या थी। सभा या महासभा यह ब्रह्मदेव गांव के ब्राह्मणों की सभा थी और यहाँ पर भूमि के मालिकाने केवल ब्राह्मणों के होते थे। सभा की सदस्यता केवल ब्राह्मणों हेतु ही सीमित थी तथा ये कर मुक्त बस्तियां होती थी। इसमें राजकीय अधिकारी भी शामिल होते थे किंतु उनकी कोई भूमिका नहीं होती थी। ये निरीक्षक व सलाहकार के रूप में शामिल होते थे। इसके अलावा नगरम क्या था इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। नगरम जो है यह व्यापारियों की सभा थी और उन क्षेत्रों में कार्य करती थी जहाँ पे व्यापारी रहते थे। नगरम केवल शहरों व नगरों व व्यापारिक केंद्रों में ही सामान्यतः स्थापित होती थी। इसके अलावा हमें एक बस्ती में ही विभिन्न प्रकार की सभाओं के वर्णन मिलते हैं, जैसे कि उर या सभा महासभा एक ही गांव में स्थापित हो सकते थे। बड़े गांव में 2 उर भी हो सकते थे यदि प्रशासन की दृष्टि से यह सुचारू रूप से कार्य करे। आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न मुद्दों को इन सभा के समकक्ष रखा जाता था जो समस्या पर विचार करते थे और लोगों की भलाई हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लेते थे। उत्तर मेरूर अभिलेख जो कि पारंतक प्रथम का है, इससे पता चलता है कि सभा ने जुर्माने की रकम का भी निर्णय लिया था। सभा की निर्णय के अनुसार जुर्माने की रकम को लगाने की जिम्मेवारी राजदरबार द्वारा, धर्मशासन द्वारा या राजस्व विभाग जिसको वारी कहा जाता था, इन पर होती थी। जिन लोगों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें कुछ उल्लेख भी हमें मिलते हैं, जैसे कि ब्राह्मणों पे, अकाउंटेंट पे, व्यापारियों पे व समाज के अन्य जो वर्ग हैं उन पे जुर्माने की रकम लगाई गई और उनसे जुर्माना वसूला गया। ब्रह्मदेव या अग्रहार गांव वे गांव थे जो ब्राह्मणों को अनुदान में दिए जाते थे और इनमें रहने वाली जनसंख्या अधिकांश इसी वर्ग से होती थी। ये ब्रह्मदेव गांव जो है करमुक्त होने के कारण ज़्यादा समृद्ध होते थे। देवदान गांव किसी धार्मिक संस्था के संचालन हेतु दिया जाता था और ऐसे गांव का राजस्व मंदिर की संस्था द्वारा वसूला जाता था। पल्लव काल में ब्रह्मदेव व देवदान ही प्रमुख गांव रहे थे, किंतु चोल काल में केवल देवदान ही महत्वपूर्ण रहा था क्योंकि इस दौरान गांव के लोगों हेतु मंदिर ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहा था। ये तीनों सभाएं विभिन्न स्थानों और परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करती थी। उर में गांव के सभी कर देने वाले वयस्क शामिल हो सकते थे, किंतु बुजुर्ग सदस्य लोगों का ज़्यादा महत्व था और इन्होंने अलंगनम नामक एक छोटी कार्यकारी संस्था का निर्माण भी किया था, जिसके कार्यों के विषय के बारे में हमें नहीं पता चलता है और न ही इनके सदस्यों की नियुक्ति के विषय में कोई जानकारी प्राप्त होती है। सभा एक जटिल अधिकरण था और यह वरीयम नामक समिति द्वारा कार्य करती थी। अलंगनम और वरीयम दोनों ने अपने सदस्यों के कार्यों की विशेषता के अनुसार विभिन्न आकार की छोटी समितियों का निर्माण कर रखा था। उर तथा सभा के कार्यकारी और अन्य समितियों के योग्य सदस्यों का चुनाव किया जाता था, किंतु आवश्यकता पड़ने पर नियम में बदलाव भी किया जा सकता था। पारंतक प्रथम के समय का उत्तर मेरूर अभिलेख से हमें पता चलता है कि स्थानीय सभाओं के निर्माण में और कार्य करने के तरीके की जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। यह लोगों में अच्छे तथा सच्चे मूल्यों को अपनाने की बात करता है।
अच्छी शिक्षा व संपत्ति को भ्रष्टाचार व कुबुद्धि से श्रेष्ठ माना गया है। सभाओं के कार्यों में भू राजस्व एकत्र करना, पानी के तालाब के निर्माण के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाना, कृषि तथा सिंचाई संबंधी मामलों को सुलझाना तथा दान व कर के आंकड़ों को संजो कर रखना शामिल था। बड़ी सभाओं द्वारा छोटी संख्या में वेतनिक कर्मचारी रखने का भी प्रमाण हमें मिलता है। वहीं छोटी सभाओं में कार्यों को स्वैच्छिक रूप से करने का प्रमाण मिलता है। कहा जा सकता है कि स्थानीय प्रशासन में उनकी भूमिका बिल्कुल सभा जैसी ही रही थी। इतिहासकार नीलकंठ शास्त्री ने परांतक प्रथम के उत्तर मैरूर अभिलेखों की व्याख्या की है। ये कहते हैं कि ये अभिलेख चोलकालीन ग्राम सभाओं के इतिहास के विषय में बताते हैं। ये चोल काल में संक्रमण की भी बात करते हैं, जिसमें कार्यकारी संस्थाओं के स्थान पर विस्तृत संस्थाओं के निर्माण का हमें पता चलता है। इसका अर्थ था कि स्थानीय प्रशासन के महत्वपूर्ण खंडों को 6 या 12 सदस्यों की समिति, जिसको वरीयम कहा जाता है, को सौंपा गया था। इसके अलावा गांव का सामुदायिक भूमि पे नियंत्रण होता था, जो सामूहिक या समुदाय के नियंत्रण में होती थी। निजी भूमि भी थी, सभा के न्याय अधिकार क्षेत्र में जो आती थी। सभा का कार्य जंगल तथा बेकार भूमि के सुधार पर कार्य करना था। भू राजस्व एकत्र करना सभा का महत्वपूर्ण कार्य था। जुर्माना न चुकाने पर सभा भूमि की नीलामी कर सकती थी। यह भूमि तथा सिंचाई संबंधी मामलों को सुलझाती थी। कई बार पड़ोस की सभाओं की सहायता भी निर्णय लेने संबंधी मामलों में की जाती थी। न्यायतार या न्यायिक समिति अर्थात वरीयम द्वारा विवादों को सुलझाया जाता था। न्यायाधीश का फैसला अंतिम होता था। प्रत्येक सभा छोटे संख्या में वेतनिक कर्मचारी रखती थी, जिन्हें मध्यस्थ या मीडिएटर कहा जाता था। ये सभा के कार्यों और गांव के आंकड़ों को संजोने में सहायता करते थे। ये सभा में होने वाले विषयों की जानकारी भी रखते थे। राजस्व राज प्रथम के समय विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद राज्य द्वारा भू राजस्व के मांग की मात्रा 1/3 निर्धारित की गई, किंतु सिंचाई करों का समय समय पर संशोधन किया जाता रहता था। सेना के बारे में जो प्रमाण मिलता है उससे पता चलता है कि चोल सेना व्यवस्थित थी और इसमें मजबूत नौसेना भी शामिल थी। नीलकंठ शास्त्री कहते हैं कि केंद्रीय सरकार बाहरी खतरे, शांति सुरक्षा और साम्राज्य की समृद्धि और प्रगति हेतु चिंतित थी। कुछ मामलों को छोटी गांव समितियों के ऊपर छोड़ दिया जाता था और विवाद एवं विकट स्थिति में ही केंद्र हस्तक्षेप करता था। गांव का व्यवस्थित प्रशासन वहां रहने वाले लोगों की प्रगति और समृद्धि हेतु पर्याप्त रहा था। इस प्रकार हमने इस वीडियो के द्वारा चोल प्रशासन के विषय में चर्चा करी। आशा है कि आपको चोल प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।